बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम के अगेंस्ट शुरू हुआ था, अब वो एक डेमोक्रेसी मूवमेंट में बदल चुका है। फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाला 30% कोटा तो सरकार ने हटा दिया, लेकिन अब स्टूडेंट्स का सवाल है कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार अपनी मनमानी कैसे कर सकती है। शेख हसीना की आर्मी स्टूडेंट्स पर गोलियां कैसे चला सकती है और स्टूडेंट्स के लीडर्स को ऐसे कैसे किडनैप करके टॉर्चर किया जा सकता है, जिसके चलते अभी तक 9000 स्टूडेंट्स को जेल में डाला जा चुका है और 20,000 से ज्यादा जख्मी हैं और करीब 1000 की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार इन सब की जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है। अभी भी सड़कों पर कर्फ्यू देखा जा सकता है, पर इस पर स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी 9 पॉइंट डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। क्या है स्टूडेंट्स की 9 पॉइंट डिमांड और क्या होगा बांग्लादेश का फ्यूचर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Now, where there have been days of violent clashes between police and students protesting a government job closure. Students marching. Why are violence against all students? Chicago section of those. नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच चल रही लड़ाई पर बांग्लादेश के होम मिनिस्टर बताते हैं कि अभी तक 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है, जबकि मीडिया के अकॉर्डिंग ये नंबर 210 से भी ज़्यादा है। इस पर लोकल जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स का कहना है कि ये संख्या 1000 से भी ज़्यादा है और गवर्नमेंट असली डेटा छुपा रही है। इस पर बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट सईर खान एक ट्वीट करते हैं कि ढाका के रेयर बाजार इंटेलेक्चुअल सेमेंट्री में करीब 67 अननोन बॉडीज देखने को मिली हैं और उनका दावा है कि ये बॉडीज स्टूडेंट्स की हैं। और ऐसे ही एक स्टूडेंट की वीडियो देखने को मिलती है जहां अबू सईद बिना किसी हथियार के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा उन्हें गोली मारकर मार दिया जाता है। और ऐसा ही रामपुरा स्टेशन पर 19 जुलाई को पुलिस से बचने के लिए कुछ प्रोटेस्टर्स एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस से बचने के लिए एक स्टूडेंट उस बिल्डिंग के 4थे फ्लोर की बालकनी पर लटक जाता है, जो कि पुलिस के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब चाहे तो पुलिस उसे बचा सकती थी, पर किया क्या, पुलिस ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि कर्फ्यू के दौरान शूट ऑन साइड का ऑर्डर मिला था, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। और यहाँ तक कि बालकनी से बाहर झांकते छोटे बच्चों को भी पुलिस के द्वारा मार दिया गया। टोटल 16 बच्चे ऐसे थे जो बालकनी से बाहर झांक रहे थे। वो कोई प्रोटेस्टर्स नहीं थे, वो सिर्फ छोटे बच्चे थे, उन्हें भी पुलिस के द्वारा मार दिया गया। और पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी हॉस्पिटल यानी NIOH में पिछले कुछ हफ्तों में 500 से भी ज़्यादा पैलेट गन इंजरी पेशेंट देखने को मिले हैं। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात है। इस पर यूरोपियन यूनियन असली मुजरिम को सज़ा देने की बात करता है और साथ में शेख हसीना को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लाने की बात करता है। अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे शेख हसीना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पर अत्याचार करती है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में तो शेख हसीना बांग्लादेश में एक तरफी सरकार बनाना चाहती थी, यानी शासन भी वही करे, कानून भी वही बनाए और ना मानने वाले को सजा भी वही दें। इस पर मेन अपोजिशन पार्टी BNP के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक इलेक्शन से ठीक पहले करीब 27,507 BNP लीडर्स और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया, जिसके चलते करीब 30 अपोजिशन मेंबर्स की डेथ हो गई। और ऑथर एंड एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद, जिन्होंने बांग्लादेश में करप्शन का मुद्दा उठाया था, उनको साइबर सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया और करीब 6 बार जेल जाने के बाद एक दिन जेल में ही मुश्ताक की डेथ हो जाती है। इसी तरह शेख हसीना अपने अगेंस्ट बोलने वाले को चुप कर देती हैं। इस पर सरकार का कहना है कि स्टूडेंट्स को अपोजिशन पार्टीज BNP और जमात इस्लामी के द्वारा सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। और सिर्फ इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर सरकार के द्वारा 1 अगस्त को जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग इस्लामिक छात्र शिबिर को भी बैन कर दिया जाता है। और प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड पॉडकास्टिंग मोहम्मद अराफात का कहना है कि प्रोटेस्टर्स नशे में हैं, उन्होंने ड्रग का यूज किया है, इसीलिए वे सोल्जर्स के सामने सीना ठोक कर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ पावर के नशे में शेख हसीना की आर्मी स्टूडेंट्स को मारती है, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई जाती हैं। गवर्नमेंट का ये नशा तो अराफात जी को नहीं दिखा और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को ये नशा बताते हैं। और इस दिन को शेख हसीना नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग कहकर पुकारती हैं और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के लिए वॉयलेंस, टेररिस्ट एक्टिविटीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। यानी बेसिकली जो भी वॉयलेंस शेख हसीना की आर्मी की वजह से हुई, उनके लिए भी स्टूडेंट्स को ब्लेम कर दिया जाता है, उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना खुद को विक्टिम बताती हैं, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और 19 जुलाई को नाहिद इस्लाम को, जो कि प्रोटेस्टर्स के कोऑर्डिनेटर थे, उन्हें पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है।
और पुलिस उन्हें टॉर्चर करती है। और इतना होने पर भी 23 जुलाई को मीडिया के सामने नाहिद बयान देते हैं कि प्रोटेस्ट रोकेगा नहीं। और इसी के बाद 26 जुलाई को जब नाहिद हॉस्पिटल में एडमिट थे, पुलिस के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल से ही कस्टडी में ले लिया जाता है। और 28 जुलाई को नाहिद के साथ अरेस्ट हुए 5 और कोऑर्डिनेटर्स एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और स्टूडेंट्स से प्रोटेस्ट को बंद करने की मांग करते हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी कोटा डिमांड मान ली है। अब शेख हसीना को लगा कि कोटा हटाने से स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट बंद कर देंगे और घर चले जाएंगे। और उसी दिन रात को कुछ और दूसरे कोऑर्डिनेटर एक स्टेटमेंट जारी करते हैं और बताते हैं कि सरकार ने गन पॉइंट पर उनके कुछ कोऑर्डिनेटर से मूवमेंट बंद कराने की कोशिश की, और ये मूवमेंट तब तक नहीं रुकेगी जब तक उनकी 9 पॉइंट डिमांड मान ली नहीं जाती और वो समझौता करके शहीद स्टूडेंट से गद्दारी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स की 9 पॉइंट डिमांड बहुत सिंपल और जायज है। पहला कि शेख हसीना अभी तक हुई वायलेंस की जिम्मेदारी ले और होम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, पुलिस, एजुकेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर रिजाइन करें। पुलिस ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटी इंचार्ज जिनकी निगरानी में स्टूडेंट्स मारे गए वो रिजाइन करें और मारे गए स्टूडेंट्स और जख्मी स्टूडेंट्स की फैमिली को मुआवजा दिया जाए। और जिन पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई थी उन्हें अरेस्ट किया जाए। और यूनिवर्सिटी में चल रहे शेख हसीना के छात्र लिंक को बैन किया जाए और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रीओपन किया जाए। और स्टूडेंट्स को गारंटी दी जाए कि जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उनके साथ किसी भी तरह का हरेसमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी 9000 प्रोटेस्टर्स जेल में हैं, जिन पर बेबुनियादी धाराएं लगाई गई हैं और बेल के लिए प्राइस बहुत ज्यादा रखा गया है। शेख हसीना का मानना है कि जब तक प्रोटेस्टर्स जेल में रहेंगे तब तक कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी 4 अगस्त को स्टूडेंट स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो रैली निकालेंगे, जिसके अगेंस्ट शेख हसीना अपनी आर्मी और छात्र लिंक को हथियार समेत सड़कों पर उतार देती है। और इस एक दिन में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। और शेख हसीना के छात्र लिंक के स्टूडेंट्स, उन्हें स्टूडेंट्स नहीं गुंडे कहना ज्यादा सही है, खुलेआम प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलाते नजर आते हैं। लेकिन अब बात काफी ज्यादा हो चुकी थी। स्टूडेंट्स ने सोच लिया था कि अब समय आ गया है सरकार को उखाड़ फेंकने का। पूरे देश से स्टूडेंट्स ढाका पहुंचते हैं और पुलिस के अगेंस्ट डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। और यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। आर्मी का कहना है कि हम स्टूडेंट्स पर गोलियां नहीं चलाएंगे, हम कर्फ्यू तो लगाएंगे पर किसी को शूट नहीं करेंगे। और 3 अगस्त को आर्मी एक स्टेटमेंट जारी करती है जिसमें बताती है कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। अब माना कि यहाँ आर्मी की कोई पॉलिटिक्स रही होगी और अब हालात बदलने वाले थे और 5 अगस्त को कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। स्टूडेंट्स जानते थे कि सरकार फिर से उनके खिलाफ कोई काम करेगी, पर स्टूडेंट्स पीछे हटने वाले नहीं थे। ये बात साफ थी कि एक तरफ स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ शेख हसीना, यानी ये इंकलाब वर्सेस तानाशाही की लड़ाई थी। और करीब 12 बजे आर्मी चीफ वकर उल जमान एक स्टेटमेंट देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो 2 बजे बांग्लादेश में एक नए नेशन को एड्रेस करेंगे। और स्टूडेंट्स हैरान थे कि क्या सच में उन्होंने एक डिक्टेटर को गद्दी से हटा दिया। और करीब 1:30 पर यह बात कंफर्म हो गई कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो देश छोड़कर जा रही है। इस बात को स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करते हैं और कई इलाकों में स्टूडेंट्स आर्मी को फूल पहनाते नजर आते हैं। और करीब 2 बजे शेख हसीना अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भाग जाती है और शेख हसीना के घर पर प्रोटेस्टर्स कब्जा कर लेते हैं। और 3 बजे आर्मी चीफ नेशनल टेलीविजन पर स्टूडेंट से प्रोटेस्ट रोकने की मांग करते हैं। अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो नई गवर्नमेंट बन रही है उसका पहला काम होना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स जेल में डाले गए थे उनको रिहा किया जाए। और जितने भी हमले कहीं भी किए जा रहे हैं, अब वो चाहे अवामी लीग के नेता पर हो या माइनॉरिटीज पर हो, उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए ताकि नई गवर्नमेंट को बनाने पर फोकस किया जा सके। और इन सब को लेकर भारत भी थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में दूसरी बड़ी पार्टी बीएनपी है। बीएनपी के साथ भारत के कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, क्योंकि बीएनपी के काफी हद तक संबंध पाकिस्तान और चाइना से हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश पर राज कौन करेगा? क्या बांग्लादेश फिर से डेमोक्रेसी को अपना पाएगा या मिलिट्री ही राज करेगी, या यंग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे? मेरा मानना है कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी या मिलिट्री स्टूडेंट्स की एक्चुअल नीड्स को नहीं समझ सकती, इसीलिए स्टूडेंट्स के लीडर को ही गवर्नमेंट का हिस्सा बनना होगा। क्योंकि अभी तक बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, अभी आजादी बाकी है, अभी डेमोक्रेसी बाकी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिक्टेटर से बचाया है। अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में किस तरह की सरकार आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर बांग्लादेश पर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे जरूर देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।